हेलो बच्चों, आप सबको नमस्कार। जय हिंद। प्यारे बच्चों, आप सभी अच्छे होंगे। आज का विज्ञान की इस कक्षा में स्वागत है बच्चों। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 6 विज्ञान, और अध्याय इसमें 15 रहेगा, हमारे चारों ओर वायु। इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर इस वीडियो में करेंगे बच्चों। तो बच्चों, अगर आप ये लेसन अच्छे से करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सभी प्रश्न इसी वीडियो में आपके याद हो जाए, आपकी समझ में आ जाए, तो भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है बच्चों। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको बनाने में बहुत मेहनत हुई है और आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, भेजें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो इसमें। और आपके अगर इसके नोट्स भी चाहिए तो आप गूगल पे ये टाइप कर लीजिए BR कपूर, जो ऊपर लिखा हुआ है ना, BR कपूर डॉट blogspot.com, यानी इतना भी अगर आप टाइप कर लेते हो गूगल पे तो आपके पास ये नोट्स आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। कक्षा 6 है, विज्ञान है। और कौन सा है बच्चों इसमें? तो इसमें हमारे पास कक्षा 6 रहेगी बच्चों, विज्ञान है विषय, अध्याय 15 है, हमारे चारों ओर वायु। और इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर इस वीडियो में करेंगे बच्चों। तो आपने इनको अच्छे से समझना है और कोशिश करना है कि यहीं याद हो जाएं, क्योंकि मैं इनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा और इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि आपके ये प्रश्न अभी याद हो जाएं। ठीक है, तो इसमें है जैसे आपके पास प्रश्न है एक बच्चों, वायु के संघटक क्या हैं? वायु के संघटक, संघटक का मतलब होता है कि वायु किस किस से मिलकर बनी है, या वायु के अंदर क्या क्या चीजें हैं। जैसे हम भोजन बनाते हैं, तो अगर हमने खीर बनाई, तो खीर बनाने के लिए हमने उसमें क्या क्या डाला खाने के बर्तन में। जैसे हमने दूध डाला, चीनी डाली, चावल डाले, पानी डाला, तो वो सभी खीर के संघटक हैं। उसी प्रकार से वायु के संघटक होते हैं बच्चों। वायु में कौन कौन सी गैसें हैं, तो वो उसके संघटक हैं। तो जो हमारे आसपास वायु होती है बच्चों, उसमें देखिए चित्र में आपके पास है, जैसे नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा, तो नाइट्रोजन गैस है, इसका N2 इसका सिंबल होता है नाइट्रोजन। और ये 78% होती है वायु में। यानी अगर पूरी वायु हम 100 मान लेते हैं, अगर पूरी वायु 100 है, तो उसमें से 78 जो है नाइट्रोजन है। और ऑक्सीजन हमारे पास, इसे O2 से लिखते हैं, O2, और ये 21% है बच्चों। ठीक है, ऑक्सीजन जिसमें सांस लेते हैं जिससे हम, तो वो ऑक्सीजन 21%, 21% है। और बाकी जो 1% रह जाता है 100 में से 78 तो ये N2 है और 21 ये है, यानी ये 99 बन जाती है, 99 बन जाती है। 100 में से 99 गए एक, यानी 1% जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 गैस बोलते हैं जिसे, जल वाष्प हैं। और दूसरी गैसें भी होती हैं, आर्गन है, नियोन है, इस तरह की बहुत सारी गैसें हैं जो बहुत कम मात्रा में हैं। ठीक है, वो 1% में ही आ जाती हैं सारी। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जलवाष्प और अन्य गैसें हैं। ठीक है, तो ये वायु के संघटक हैं। तो आपने आंसर में यही देना है कि वायु में जो है, आगे आंसर है आपके पास, दिखा देते हैं। तो वायु में जो है, या हवा में, हवा या वायु एक ही बात है। वायु में 78% नाइट्रोजन है या N2 है, 21% ऑक्सीजन या O2 है। ठीक है, और जो शेष 1% रह जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बोल बोल के देखना है आपने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। ठीक है, CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र। और
इसमें कुछ अन्य गैसें भी हैं, जलवाष्प भी हैं और धूल के कण भी हैं। जलवाष्प का मतलब जो पानी की भाप उड़ती रहती है वो भी है, धूल कण भी हैं, धूल उड़ती है, मिट्टी उड़ती है, तो वो कण भी वायु में होते हैं। तो ये वायु के संघटक हैं बच्चों। मेन क्या है, नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरी गैसें हैं। ठीक है, आपने इतना याद रखना है। और 78% जो सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो इसको आपने याद करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। हाँ, अगर आप अच्छे से याद करना चाहते हो ना, तैयारी करना चाहते हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें और समझें, समझने की कोशिश करें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है वायुमंडल। वायुमंडल में कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? अब सबसे पहले श्वसन के बारे में हमें पता होना चाहिए, श्वसन होता क्या है। श्वसन होता है बच्चों जब हम सांस लेते हैं अंदर, जैसे मैंने अभी अंदर सांस लिया तो मैंने कौन सी गैस अंदर ले गया मैं, और वो ऑक्सीजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है बच्चों? ऑक्सीजन गैस को हम सांस के द्वारा अंदर ले जाते हैं, और जो हमने भोजन किया हुआ है वो भोजन के साथ ऑक्सीजन गैस मिलेगी और हमें ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, जिसके कारण हम कार्य करते हैं बच्चों। अपने दैनिक कार्य, जैसे हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं या कोई भी कार्य करते हैं, तो वो भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। और वो ऊर्जा क्यों मिलती है? क्योंकि हम वायु से ऑक्सीजन गैस अंदर ले जाते हैं सांस के द्वारा। ठीक है, तो यही आंसर है इसका। वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन गैस को हम सांस के द्वारा शरीर के अंदर ले जाते हैं बच्चों। इसके द्वारा, सांस के द्वारा शरीर के अंदर ले जाते हैं। और ऑक्सीजन गैस जो होती है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन के टूटने में मदद करती है। यानी जब हम भोजन करते हैं ना, तो वो भोजन को तोड़ने में हमारी सहायता करती है, और भोजन से जो ऊर्जा हमें मिलती है वो ऑक्सीजन के कारण ही मिलती है बच्चों। तो इस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं, और इस प्रकार ऑक्सीजन जो है श्वसन में हमारी मदद करती है बच्चों। ठीक है, श्वसन का मतलब क्या है? भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। और भोजन से ऊर्जा कब मिलेगी? जब हम ऑक्सीजन गैस अंदर ले जाएंगे, और उससे फिर हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास प्रश्न 3 है बच्चों। तो ये आपने करके भी देखना है बच्चों। ठीक है, तो आप कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु जलने में या ज्वलन में सहायक है? यानी जब भी कोई वस्तु जलती है, लकड़ी को जलाते हैं, गैस को जलाते हैं, या किसी भी वस्तु को जब हम जलाते हैं, तो वो बिना वायु के नहीं जलती। उसके आसपास वायु होनी चाहिए, ऑक्सीजन गैस होनी चाहिए, तभी वो जलती है। तो इसे हम एक प्रयोग के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं, और ये प्रयोग आपने करके देखना है बच्चों। तो इसको, जैसे इस प्रयोग के लिए हमें क्या चाहिए, जैसे दो तरह के बर्तन आप ले सकते हो। एक कांच का गिलास ले लो, और एक बड़ा कांच का कोई जार होगा, पारदर्शी कोई बर्तन होगा बड़ा। तो ये दो तरह के आप बर्तन ले लीजिए, प्लेट और थाली लीजिए। इसमें थाली में और प्लेट में जो है आप क्या करोगे, इसमें प्लेट में और थाली में पानी लेना है आपने, और मोमबत्ती लेनी है। जिसके अंदर बीच में मोमबत्ती रखी है, गिलास से छोटी होनी चाहिए, और ऐसे ही जार के अंदर भी आपने एक मोमबत्ती रखनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें मोमबत्ती को जलाते हैं पहले, और दोनों मोमबत्तियों को इकट्ठा जला देंगे। ठीक है, तो दोनों मोमबत्तियों को इकट्ठा जला के इकट्ठे ही उनके ऊपर उल्टे ये गिलास और जार रख देंगे, और हम टाइम नोट करेंगे घड़ी में कि हम देखते हैं कि कौन सी मोमबत्ती पहले बुझती है। ठीक है, तो हम देखते हैं जो गिलास में मोमबत्ती है वो पहले बुझ जाती है, और जो जार वाली मोमबत्ती है वो थोड़ी देर बाद बुझती है, लेट बुझती है बच्चों। तो ये आपने करके देखना है, और इसका कारण मैं अभी आपको बता देता हूँ।
तो इसमें क्या है बच्चों, वही लिखा हुआ है सारा कुछ कि एक प्लेट में बीच में लगभग 6 से 8 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती लगाएं जिसका किनारा उठा हुआ हो। अब द्रोण या किसी थाली में उसकी आधी से अधिक ऊंचाई तक पानी भर लें। यानी आपने थाली में पानी लेना है, पानी डाल देना है और मोमबत्ती को जलाना है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, कांच का गिलास लें और फिर इसे मोमबत्ती के ऊपर दर्शाए अनुसार रखें। ध्यान देखें कि जलती हुई मोमबत्ती और पानी के स्तर पर क्या होता है। मोमबत्ती को फिर से जलाएं और इस प्रयोग को बड़े कांच के जार के साथ करें। ठीक है, तो आपने पानी का स्तर भी देखना है, जो हमने बर्तन में पानी डाला है ना, तो उसको भी देखना है कि वो पानी जो है कहीं ज़्यादा हुआ या नहीं हुआ। और ऐसे ही ये बड़े जार के साथ भी आपने करके देखना है बच्चों। तो जब हम ये करके देखते हैं ना, तो ये देखिए, इसमें छोटे जार जो है ये आपके पास है छोटा जार, इसमें मोमबत्ती जल्दी बुझ जाती है, इसमें थोड़ी बाद में बुझती है और इसमें ज़्यादा देर तक जलती रहती है। इसका क्या कारण है बच्चों, क्योंकि इस छोटे जार में कम ऑक्सीजन थी, कम वायु थी, और जब तक वो ऑक्सीजन थी तो वो जलती रही, और ये जल्दी ख़त्म हो गई तो ये जल्दी बुझ गई। ऐसे ही जो बड़ा बर्तन है इससे उसमें थोड़ी ज़्यादा ऑक्सीजन थी और ज़्यादा देर तक जलती रही, और बड़े जार में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन थी इसलिए वो सबसे ज़्यादा देर तक मोमबत्ती इसमें जलती रही बच्चों। ठीक है, ये इसका कारण है। यानी इससे सिद्ध यही होता है कि जलने के लिए ऑक्सीजन या वायु की आवश्यकता होती है। तो इसमें है बच्चों, पहली दो स्थितियों में मोमबत्ती, इसमें यही लिखा हुआ है कि पहली दो स्थितियों में मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है, और गिलास में मोमबत्ती बड़े जार की अपेक्षा जो है कम समय के लिए जलती है। ठीक है, यानी जो हमारे पास गिलास में मोमबत्ती है वो जल्दी बुझ जाती है और जार में देर तक जलती रहती है और थोड़ी देर बाद बुझती है, क्योंकि गिलास में कम वायु है। हालांकि तीसरी प्रायोगिक स्थिति में हवा को बोतल के माध्यम से आने और जाने की अनुमति दी गई थी। यानी तीसरा प्रयोग ये कह रहा है कि अगर हम बोतल के अंदर छेद कर लेते हैं, प्लास्टिक की बोतल लेते हैं, उसमें छेद कर लेते हैं चारों तरफ, और उसको फिर मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती के पास रखें तो वो जलती रहेगी। क्यों जलती रहेगी बच्चों, क्योंकि उसको आस पास से जो है, ये इसने यही लिखा है कि इसके बाद एक प्लास्टिक की बोतल और गर्म पेंचकस या कील की मदद से एक छोटी प्लास्टिक की बोतल की पूरी सतह पर कहीं छेद कर दो। यानी बोतल के अंदर छेद करने हैं और उसको जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर उल्टा करके रखना है, तो मोमबत्ती नहीं बुझती। तो इसका क्या कारण है, क्योंकि जो मोमबत्ती में हमने छेद किया है ना, तो उन छेदों में से उसको ऑक्सीजन मिल रही है, हवा मिल रही है, इसलिए वो जलती रहती है बच्चों। ठीक है, तो छेद वाली जो बोतल है इसमें मोमबत्ती लगातार जलती रहती है। और ठीक है, और हम यह भी देखते हैं कि यदि मोमबत्ती को गिलास या बर्तन के बाहर जलाते हैं तो मोमबत्ती जो है तब तक जलती रहेगी जब तक वो मोमबत्ती समाप्त नहीं हो जाती। यानी जब तक उसमें मोम खत्म नहीं हो जाता ना, तब तक वो हवा में निरंतर जलती रहती है। क्यों जलती है, क्योंकि बाहर उसको हवा में खुले में वायु मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। और जो हमने प्लेट में पानी डाला था बच्चों, उसके साथ क्या होता है देखो, ये प्लेट का में पानी था ना जो, तो ये पानी जो है जार के अंदर चला जाता है ऊंचाई पे, बाहर वाला पानी जो है वो इसके अंदर चला जाता है। ये आपने करके देखना है खुद। तो ये क्यों चला जाता है, क्योंकि जो जार है इसके अंदर की जो वायु थी, ऑक्सीजन थी, वो जल गई, तो अब अंदर वायु जो है कम रह गई। तो उस स्थान को पूरा करने के लिए, उस वायु की कमी को पूरा करने के लिए बाहर से पानी अंदर चला जाता है, इसलिए ये पानी अंदर ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका कारण यही है बच्चों। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि जो पहली दो स्थितियों में जल स्तर में वृद्धि हुई थी, यानी बोतल के या गिलास के या जार के अंदर चला जाता है, लेकिन जो बोतल में छेद किए हुए थे
जिसमें मोमबत्ती जलती रहती है उसमें वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि उसमें बाहर से ऑक्सीजन या वायु आती रहती है। तो यह प्रदर्शित करता है कि जलने के दौरान वायु की कुछ मात्रा का उपयोग किया गया था, और जितनी जगह पानी ने ली, वायु का वह घटक जो जलने में सहायक होता है ऑक्सीजन कहलाता है। ठीक है, तो वायु में जो घटक है, वायु के घटक या संघटक मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताए थे आपको, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इनमें से ऑक्सीजन गैस जो है जलने में सहायता करती है बच्चों। ठीक है, तो जब भी आग को बुझाना होता है ना, तो आप ऑक्सीजन को कम कर दो वहाँ पे। ठीक है, जैसे हमने पानी डाल दिया, या अगर आप गीला कोई कपड़ा भी डाल देते हो किसी जलती हुई वस्तु के ऊपर, तो वो बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि उसको बाहर से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न बच्चों चौथा प्रश्न है, कैसे दिखाएंगे कि हवा जो है जल में घुली होती है? यानी वायु जो होती है पानी के अंदर भी होती है, जल के अंदर भी घुली होती है वायु। इसको हम कैसे दर्शाएंगे बच्चों? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ये देखो, हम बीकर लेंगे या फ्लास्क ली हुई है, इसमें नीचे हमने बर्नर लगाया है इसके, और पानी को गर्म करते हैं। यानी कांच के बर्तन में किसी में लेके पानी को गर्म करेंगे। तो हम देखते हैं जब पानी गर्म होने लग जाएगा ना, तो उसमें से बुलबुले, हवा के बुलबुले बाहर निकलते हैं। तो इसी से सिद्ध होता है कि पानी में हवा होती है, वायु होती है, क्योंकि वो बुलबुले जो होते हैं वायु के होते हैं और वो बाहर निकलती है उससे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं। तो इसमें यही लिखा है कि हम एक बीकर में थोड़ा पानी लेते हैं, उसे 30 पाई स्टैंड पर धीरे धीरे गर्म करते हैं। यानी जो ये स्टैंड हमने लिया था ऊपर, ठीक है, इस स्टैंड के ऊपर हमने क्या किया है, इसको 30 पाई स्टैंड बोलते हैं ये। ठीक है, ट्राइपो स्टैंड बोलते हैं। इसमें हमने पानी को गर्म करना है। तो हम देखते हैं कि पानी उबलने से पहले बीकर के अंदर हवा के छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देने लगते हैं, और ये बुलबुले जो हैं जल में घुली हुई वायु के होते हैं। इससे पता चलता है कि वायु जो है पानी में घुली होती है, यानी पानी के अंदर भी वायु होती है बच्चों। और उसी वायु को जो है जल में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं ना, जैसे मछलियां हैं या दूसरे जीव जंतु जो पानी के अंदर रहते हैं, वो उसी वायु को सांस के द्वारा लेते हैं। यानी उसी वायु का उपयोग करते हैं सांस लेने में, क्योंकि मछली जो है गिल फड़े होते हैं, उनसे वो ऑक्सीजन गैस पानी में से लेते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रुई के ढेर पर जल डाल देते हैं तो वो क्यों सिकुड़ जाता है? यानी जब हम रुई लेते हैं, और रुई जब सूखी होती है बिना पानी के तो वो फुल्ली होती है, लेकिन जब उसमें पानी डाल देते हैं तो वो सिकुड़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? तो इसको देखिए, ये इसमें देखिए चित्र में, जो रुई बाहर पड़ी है, जो सूखी रुई है, वो तो खुली फूली हुई है, यानी पूरी फूली है। लेकिन जो पानी में है पड़ी है वो थोड़ी सिकुड़ जाती है। तो इसका क्या कारण है बच्चों? इसका कारण यही है कि जो रुई होता है, रुई के ढेर में हवा जो है रेशों के बीच फंसी होती है। यानी रुई के अंदर जो है वायु भरी होती है, हवा होती है। ठीक है, और जिससे वह फूली हुई होती है। रुई के अंदर जो है वायु होती है, जिसके कारण वो फूली होती है। जब ये फूली हुई गांठें पानी के संपर्क में आती हैं तो सिकुड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि भीगने के बाद इन के रेशों में भार आ जाता है, क्योंकि इनमें पानी चला जाता है, उसकी वजह से इनमें वजन आ जाता है, और इसमें से जो वायु है बाहर निकल जाती है, और इसलिए रुई जो है सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो रुई के अंदर क्या थी? वायु थी पहले। तो रुई को जब पानी में डाला तो वो रुई की वायु बाहर निकल जाती है, उसकी स्थान पानी ले लेता है, और वो सिकुड़ जाती है, क्योंकि पानी जो है कम स्थान घेरता है और वायु ज़्यादा स्थान घेरती है। ठीक है, इसलिए जो रुई है वो सिकुड़ जाती है बच्चों। ठीक है,
तो आगे क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत क्या कहलाती है? यानी पृथ्वी या हमारे चारों ओर जो वायु की परत है उसे हम वायुमंडल कहते हैं बच्चों। वायुमंडल, जिसमें हम सांस लेते हैं, पेड़ पौधे भी हैं इसी में हम बिल्डिंग्स, पहाड़, नदियाँ, जितनी भी धरती के ऊपर जो वायु है उसे वायुमंडल कहते हैं। और इसी में सांस लेते हैं हम भी और पेड़ पौधे भी। तो हरे पेड़ पौधों द्वारा अपना भोजन बनाने के लिए प्रयुक्त वायु के घटक या अवयव की आवश्यकता होती है। यानी पौधों को कौन सी गैस की आवश्यकता होती है जो वायु से लेते हैं वो? हमें तो ऑक्सीजन की जरूरत है, पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है बच्चों। कौन सी गैस की? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, 3 गैसें मैंने मुख्य बताई थी वायु में, एक नाइट्रोजन, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हमें जरूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पौधों को। ठीक है, फिर उसके बाद है नाइट्रोजन गैस की जरूरत जो होती है वो अलग कामों के लिए होती है, तो वो आप बड़ी क्लासों में समझोगे। वैसे तो नाइट्रोजन का भी उपयोग कर लेते हैं पेड़ पौधे मिट्टी के द्वारा, यानी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं उसके द्वारा वो पेड़ पौधे उसका यूज करते हैं बच्चों। फिर 5 क्रियाकलापों की सूची बनाएं वायु की उपस्थिति के कारण है। यानी हमने 5, कम से कम 5 ऐसी बातें बतानी है जिससे हम सिद्ध करें कि वायु होती है, या वायु के उपयोग, अगर आपके पास प्रश्न आ जाता है कि वायु के उपयोग लिखे तब भी वो इसी में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपने फिरकी तो चलाई होगी कभी, तो कागज की फिरकी आपने बनानी है ऐसे और उसको लगा के डक्के में, ठीक है, छोटे लकड़ी के छोटे टुकड़े में लगा के उसको आगे लेके भागना है। तो वो क्या करेगी? घूमेगी। वो क्यों घूमती है? हवा के कारण घूमती है बच्चों। जितनी तेज वायु होगी, हवा होगी, फिरकी उतनी तेज घूमेगी। तो ये भी हवा को दर्शाती है। और क्या क्या दर्शाती है? जब पेड़ के पत्ते हिलते हैं तो इसका मतलब वायु चल रही है, हवा चल रही है। जब धुआं उड़ के एक साइड चला जाता है तब भी वायु के कारण ही वो एक दिशा में जाता है। या और भी अनेक हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। वायु के कारण ही जो है वस्तुएं जल जाती हैं। यानी वायु नहीं होगी तो किसी भी वस्तु में आग नहीं लगती, तो यह जलने में मदद करती है। ठीक है, वस्तुओं को जलाने में मदद करती है वायु। यह श्वसन, सजीवों में श्वसन के लिए आवश्यक है। यानी वायु होगी तभी हम सांस अंदर ले जाते हैं, तो सांस हम कहाँ से लेंगे अगर वायु नहीं होगी? ठीक है, तो ये भी, इससे भी सिद्ध हो गया कि वायु है। फिर है यह नौकायान, नौकाओं में ग्लाइडर, जो पैराशूट हैं, वायुयान हैं, उनको चलाने में मदद करती है। जो एरोप्लेन चलते हैं ना, एरोप्लेन चलते हैं, ग्लाइडर चलते हैं, वायुयान चलते हैं, तो उनको चलाने में वायु ही सहायक है। फिर पवन चक्की आपने देखी होगी, बहुत बड़े बड़े पंखे होते हैं पहाड़ों पे लगे हुए, और वो जब वायु चलती है तो वो घूमते हैं। ठीक है, तो पवन चक्की को घुमाने के लिए भी वायु की सहायता पड़ती है। और पवन चक्की से हम क्या करते हैं? पानी खींचते हैं नलकूपों से। आटा चक्की लगी होती है पहाड़ों में, वो उसी से चलती हैं और उससे बिजली भी बनाते हैं। जो पवन चक्की होती है ना, पवन चक्की से कई काम कर लेते हैं, जैसे नीचे से पानी, कुएं से पानी निकालने के लिए, ठीक है, आटा चक्की में आटा पीसने के लिए, और पवन चक्की से बिजली भी बनाते हैं बच्चों। और ये सारा किसकी वजह से होता है? वायु के कारण होता है। और जो पक्षी होते हैं, चमगादड़ है, कीड़े मकोड़े, वो हवा में कैसे उड़ते हैं? वायु के कारण ही उड़ते हैं। ठीक है, और वायु कई पौधों के बीज, फूलों को के परागकणों के फैलाव में भी मदद करती है। यानी जो पेड़ पौधों के फूल होते हैं, मकरंद होते हैं, वो भी वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर चले जाते हैं। और टायरों में हवा भरते हैं वो, ठीक है, संपीड़ित हवा का उपयोग वाहनों के टायरों में किया जाता है। ठीक है, वायु में नाइट्रोजन होती है जिसका उपयोग खाद्य निर्माण में किया जाता है, नाइट्रोजन गैस का।
ठीक है। फिर है फटकने में मदद, यानी गेहूं को, अनाज को जब हम साफ करते हैं हवा के द्वारा, तब भी उसमें से गंदगी को बाहर निकाल देते हैं वायु के द्वारा। आवाज़ सुनने में मदद करती है। ठीक है, हवा में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो पेड़ पौधे उसका प्रयोग करते हैं। बादल बनता है, जैसे गरजता है, ये सारी क्रियाएं भी वायु के कारण ही होती हैं बच्चों। तो ये देखो, मैंने इतने प्रयोग आपको उपयोग बता दिए हैं, आप इनमें से कोई भी 5 याद कर सकते हो जो आपको आसान लगे। ठीक है, अगर ज़्यादा करोगे तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। ठीक है, या आप अपनी तरफ से भी आप सोच के लिख सकते हैं आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन रह गया है इसमें। तो प्रश्न 9 है, वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे और जानवर एक दूसरे की सहायता कैसे करते हैं। यानी वायु में गैसों का आदान प्रदान होता है बच्चों, यानी हम एक गैस लेते हैं और एक छोड़ते हैं। ऐसे ही पेड़ पौधे एक गैस लेते हैं, एक छोड़ते हैं। तो हम और पेड़ पौधे एक दूसरे को कैसे हेल्प करते हैं, कैसे सहायता करते हैं। तो ये है प्रश्न बच्चों। पशु श्वसन के दौरान, पशु का मतलब हम भी, जीव जंतु जितने भी हैं और पशु हैं, वो श्वसन के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करते हैं और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं बच्चों। यानी हम जो है ऑक्सीजन गैस को अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं बच्चों। ऐसे ही जितने भी जंतु हैं धरती पे, वो सभी ऐसे ही करते हैं, ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। लेकिन जो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे ले लेते हैं, और पेड़ पौधे बदले में हमें ऑक्सीजन दे देते हैं और ऑक्सीजन को हम ले लेते हैं सांस के द्वारा। तो इस प्रकार से हम पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं, वो हमें ऑक्सीजन दे देते हैं। तो इस तरह से हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं श्वसन में। ठीक है, ये आगे यही लिखा हुआ है कि जबकि पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, इस तरह पौधे और जानवर वातावरण में गैसों का आदान प्रदान में एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इस प्रकार से पेड़ पौधे हमारी मदद करते हैं और हम पेड़ पौधों की मदद करते हैं। तो अगर इस धरती पे हमें लंबे समय तक जीना है तो हमें पेड़ पौधे भी धरती पर रखने पड़ेंगे, और पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए जंतुओं की आवश्यकता होती है। तो इसलिए दोनों धरती पे रहेंगे, पृथ्वी पे होने चाहिए। तो इसलिए हमने पेड़ पौधों की रक्षा करनी है, और पेड़ पौधे तो हमारी रक्षा करते ही करते हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे धरती पे लगाने चाहिए बच्चों, उनकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपके अगर एक बार में याद नहीं हुई तो दोबारा देख लीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक भी कर दिया करो कभी कभी। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।